तो अब स्टार्ट करते हैं बायोस्टैटिस्टिक्स। इस वर्ड को थोड़ा लेट एक्सप्लेन करूँगी, बस इतना समझ है कुछ बायोस के अंदर स्टैट्स है, स्टैट्स में समथिंग मैथ्स रिलेटेड है, इतना बेसिक सा समझ लेना। इसको आगे अच्छे से समझाऊंगी। इसके अंदर बायो, क्योंकि हम बायो से रिलेटेड है, लाइफ के अंदर मैथ्स कैसे घुसाई जाए। बायो एक जनरल अपनी बायोलॉजी है, अपने बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हर मिनट अपनी बॉडी के अंदर सेल्स ख़त्म होती हैं, नई बनती हैं, हाइट, वेट, कलर, बहुत कुछ वेरी करता रहता है। जैसे हम बोलेंगे कि फिक्स नहीं है, आप बोलोगे कि हाइट तो बिल्कुल फिक्स है, क्या माइन्यूट भी चेंज नहीं होता। जैसे जैसे अगर आपकी बॉडी स्टूप होने लग गई किसी वजह से, तो आपकी हाइट में फ़र्क लग रहा होता है। जैसे कहीं देखा होगा कि ओल्ड एज में जाके, मतलब वो जो होते हैं उनकी कमर झुक जाती है, और कई लोग अजीब से इकट्ठे हो जाते हैं तरीके से, तो उनका झुक जाता है एक तरीके से, उनकी हाइट कम लगने लगती है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन ये कभी होगा भी नहीं, ऐसी बात है। तो वेरी करता रहता है, बॉडी में चेंजेस आते हैं, लाइफ में हमेशा चेंजेस आते हैं। तो जो चीज़ चेंज होती रहती है, उसके अंदर कुछ मैथमेटिक्स से प्रूव करना समथिंग, बहुत ही मोटा मोटा सा बताया तुम्हें, ब्रॉड ऐसा सब कुछ समथिंग, डिटेल में करेंगे धीरे धीरे, पर एक जनरल कान में डालने के लिए कि क्या होता है, ऐसा सब कुछ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कल तो इंडेक्स ही देख लेते हैं ताकि तुम्हें पता हो कि भाई कैसे कैसे सिलेबस रखा गया है इसमें। जो ये सिलेबस है क्या, इसका ही चार्ट बनाया थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। इसमें तुमको मैंने बताया था कि जैसे बायोस्टैट जनरल के बारे में, और उसके बाद में सोर्सेज और प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब ये सब कुछ जो हो रहा है, जब अगर मैथ्स लगेगी वो किस चीज़ पे लगेगी, कोई नंबर ऑफ पे लगेगी ना, ये 5 नंबर ये, 10 नंबर ये, 5 और 5 + 10 = 15, तो कुछ मैथ्स लगेगा, कोई नंबर होगा ऑलरेडी, तो उसी पे ही लगेगा ना। तो जो नंबर आएंगे तो वो होगा हमारा डेटा एक तरीके से। तो डेटा के सोर्सेज क्या होते हैं, डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है। प्रेजेंटेशन में मतलब इसमें लगभग क्या होता है कि भाई प्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे ग्राफ्स में, मैप्स में, ठीक है, बार डायग्राम, ऐसे करके, तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो ऐसे होगा, तो कहाँ से मिलेगा, कैसे प्रेजेंट होगा, और उसके बाद में उसका एवरेज निकाला जाता है समथिंग। जैसे कि मैंने बोला 5 + 10 = 15, और अगर इसका कोई एवरेज निकालना हो उसका, तो 5 + 10/2, दो चीज़ें हैं, 5 और 10, दो मतलब वेरिएबल हो गए, दो चीज़ें होगी, तो इसका एवरेज निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, यही 5 + 7 + 19 समथिंग करके /3 होगा, तो एक तरीके से वो एवरेज निकलेगा। तो कुछ एवरेज निकालने के तरीके, कुछ और तरीके के, तो उसमें कुछ मैथ्स लग रही होगी, मोटा मोटा यही समझो, ठीक है। फिर उसकी वेरिएबिलिटी, और मैं बोला था कि वेरी कर रहा है समथिंग, वैसा कुछ इसमें लगेगा, और उसको मापने का तरीका, फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले तो उसको मापा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाएगा, एक एग्जांपल से समझाऊंगी, सब कुछ आएगा। एक उसका करूंगी डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फैलाव, कैसे वो डेटा फैला हुआ है, डेटा कैसे फैलता है। जैसे कि अपनी क्लास में तुम ये देख लो कि हम 18 बच्चे हैं, तो अगर हम उसमें ये देखा जाए कि उनके रहने वाली जगहों के हिसाब से वो इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो पता चलेगा कि कुछ लुधियाना में इतने हैं, राजस्थान में इतने हैं, यूपी में इतने हैं, वेस्ट बंगाल में इतने हैं, या जम्मू कश्मीर में कितने हैं। तो वो हम एक तरीके से उस मैप पे हमारा ऐसा हुआ। तो ऐसे कोई स्केल, मतलब मैप हमारा एक स्केल हो गया, एक तरीका हो गया, जिसपे हमने लोकेशन के अकॉर्डिंग सबको प्लेस कर दिया। अगर आप इसका दूसरा तरीका, कि मान लिया कि हमने ये देखा कि भाई 12th में तुम 18 बच्चों के कितने परसेंटेज आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग एक स्केल बनाओ, मतलब स्केल मतलब क्या परसेंटेज है, 0 से 100%, और तुम 18 बच्चों की क्या क्या परसेंटेज हुई है, तो वो
स्केल पर प्लॉट कर दो। स्केल मतलब देख लो कि भाई कहाँ किसकी कितनी आई है, तो तुम देखोगे कि 60 से लेकर 90 के बीच में आई है। 50% वालों को तो मेडिकल में जाता ही नहीं एक तरीके से क्लियर नहीं होता। तो इस तरीके से मतलब ने देखा कि एक डेटा फैल गया। तो इसको क्या कहता है कि भाई दिखेगा कैसे, मतलब इसका फैलाव, इसका नापा जाता है, अलग अलग तरीके होते हैं। स्टार्टिंग वर्ड्स से कनेक्ट करने के लिए तुमको बोल रही हूँ। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है समथिंग। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड जैसे यूज होगा कि मान लिया कि ज्यादातर बच्चों का जो 18 में से 9 बच्चे या 8 बच्चे या 7 बच्चे मैक्सिमम जो अमाउंट था वो बच्चों का 70% से 80% के अंदर आया हुआ था, 70 to 80। तो 9 बच्चे 7 to 80 के बीच में थे, कुछ उससे आगे थे, कुछ उससे पीछे थे। तो जो बीच का होगा वो मैक्सिमम लोगों का होगा। तो अगर तुम एक तरीके से ग्राफ बनाओगे या फिर और बताओगे तो उसका दिखेगा कि भाई एक 0 से शुरू हुआ, 0 पे तो कोई है ही नहीं। फिर स्केल में आके दिखा कि भाई हाँ मतलब 70 से 60 के आसपास 2 लोग खड़े हो गए। फिर उसके बाद में देखा कि तुमने कि हाँ यार 75 के पास तो बहुत जने थे, मतलब 9-10 जने थे। फिर उसके बाद पता चला कि यार इसके बाद तो 1-2 जने थे, ऐसे करके। तो समथिंग लाइक जैसे कोई पहाड़ सा बन गया, जब पहाड़ की सारी मिट्टी एक जगह इकट्ठी हो जाती है, पीक के पास में नीचे से लेकर ढेर लग जाता है और किनारों पे कम चीजें होती हैं। तो समथिंग, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें उसको बोला जाता है कि जो कर्व आता है जिसमें सेंटर में सबसे ज्यादा सामान होता है और कॉर्नर्स पे कम सामान होता है, उसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। दुनिया में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हर चीज में, ऑलमोस्ट हर चीज में लगता है, ऑलमोस्ट हर चीज की बोला गया, इसे नॉर्मल कर्व बोलते हैं। इस तरीके का समथिंग, क्योंकि जैसे जैसे डेटा आया, उसके सोर्सेज, उसका लोकेशन, फिर उसका कुछ जोड़बाकी किया, जोड़बाकी करने के बाद उसकी कुछ वेरिएबिलिटी भी देखी जाती है समथिंग। फिर उसको दिखाया जाता है कि स्केल पे डाल के उसको कुछ शेप देने की कोशिश करी गई। और ये कैसे इकट्ठा किया गया, ये जो डेटा सैंपल से इकट्ठा किया गया। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, मतलब 5,000 लोग थे, उसमें से तुमने 100 लोग उनकी स्टडी करी, तो 100 लोग जो हमारे सैंपल होता है। जो 1000 लोग, जो 5,000 लोग थे, वो हमारा पॉपुलेशन होता है। ये वेरी करता रहता है और कैसे कैसे होगा एक अभी आइडिया के लिए बता रही हूँ। तो वो जो 5,000 लोगों में से तुमने ये जो 100 लोग डिसाइड करें, ये कैसे करें, तो सैंपल कैसे लिया, सैंपल है क्या तुम्हारी पॉपुलेशन के अंदर और कैसे लिया समथिंग। तो इस तरीके से ये बिल्ड हो रहा है, वर्ड्स हो रहे हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या टेक्निक्स होती हैं, इस तरीके से ये सब कुछ बिल्ड हो रहा है। फिर प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मतलब तुम्हारे को क्वेश्चन आता है, लेकिन ये थोड़ा और अब हाई मैथ्स वाले जगह पे जाने लगी हैं ये चीजें, जिसमें ज्यादा डीप मैथ्स यूज होती है। यहाँ के बाद थोड़ा मामला ब्लर होने लगता है अपने अपने लोगों के लिए। तो प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि भाई क्या चांसेस हैं इस चीज के होने के, समथिंग। प्रोबेबिलिटी हम यही बोलते हैं ना कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कि भाई कैसा सा लगता है कि भाई इंडिया की देश अपने देखते हैं सबसे ज्यादा मैच में, डेली लाइफ में सबसे ज्यादा स्टैट्स जो हम सुनते हैं वो लगभग मैच में सुनते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि भाई ये टॉस इस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा, और इंडिया के कितने परसेंटेज चांसेस हैं इंडिया के जीतने के। तो वो कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी, वो निकालते हैं कि ऑलरेडी उनके पास जो पुराना डेटा अवेलेबल है उसमें कितनी बार ऐसे हालातों में कितनी बार कोई कौन सी टीम जीती और कितनी बार दूसरी जीती। फिर उसके 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 हिसाब से वो हिसाब लगा के बताते हैं कि भाई इसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी ये बताती है अगर ये हालात होते हैं हमेशा इंडिया फाइनल्स में इतनी बार जीतता, ऐसे करके, और ये जो दूसरी टीम है इतनी बार जीती, तो प्रोबेबिलिटी ये बनती है। तो समथिंग कुछ ऑलरेडी हमारे पास था, उससे हमने कोई अंदाजा कुछ लगाते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं। इसका थोड़ा मैथमेटिकल रूप और होता है। इसके बाद आती है जो ये वाले बाकी वाले चैप्टर्स हैं, ये वेरिएबिलिटी, सिग्निफिकेंस और ये क्या होता है, ये थोड़ी सी हाई कॉम्प्लेक्स मैथ है, इसको अभी छोड़ देंगे। लास्ट में जब अगर बहुत अच्छा क्लियर समझ आने लगा तो मैं तुमको ये बताऊंगी। इसमें से क्वेश्चंस भी नहीं आते ज्यादातर। अब इसके अंदर क्या कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि ये कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, ये पता करने के लिए जो हमारे पास डेटा आया है उसमें कंपैरिजन, दो चीजों का कंपेयर करके जो हम लास्ट में अपना पेशेंट्स का करते हैं कि भाई मेडिसिन लेने से पहले और मेडिसिन लेने के बाद की जो रिपोर्ट्स है उसको कंपेयर करने का तरीका, जो वो डेटा था उसके टेस्ट का। तो उसके बाद जो ये चीजें हैं, ये उसके बाद की इसमें से जो जो टेस्ट हैं वो भी तुम्हें बता दूंगी, बाकी चीजें डिटेल में नहीं करनी एक तरीके से। ये वाला कंप्यूटर ऑफ मेडिसिन वाला ये चैप्टर तुम पढ़ सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, और ये एप्लीकेशन ये शायद हमारे उसमें लिखा भी है शायद,
सिलेबस का लास्ट टॉपिक ही यही है कि सॉफ्टवेयर और सब जनरल, लेकिन लेस चांसेस हैं कि ऐसा सा कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। तो लगभग अभी तो पढ़ना है, जो अपने को ध्यान रखना है वो फोकस करना है ये शुरू के जो 113 और ये 28 पेज तक, ये 125 पेजेस हैं, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके अंदर भी थोड़ा सा मैथ्स जहाँ ज़्यादा ही होगा, काफ़ी सारे ग्राफ्स बना रखे होंगे और काफ़ी सारा उसमें दे रखा होगा, तो मुझे लगता है वो 20-25 पेज वेस्ट रहता है। इसको ऑलमोस्ट ये जो इस महाजन की चैप्टर नंबर 7 तक ये 127 पेज हैं, 128 से ये 7वां चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ऑलमोस्ट इसमें से अगर फालतू मैं तुमको बता दूंगी पेजेस निकाल के, तो ऑलमोस्ट 100 पेजेस है ये जो पढ़ने वाले हैं एक तरीके से, और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें स्किप करने होंगी। ये जनरल एक आइडिया लेने के लिए, इसमें सारी स्टेट्स कवर नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल वाली पीछे छोड़ दी है हमने, आगे चैप्टर्स में है लेकिन ये बेसिक स्टार्ट करने के लिए कम से कम इतनी तो आए, बस ये वाला बात होता है। और लगभग जो तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से आ जाते हैं, उसके बाद के जो टेस्ट वगैरह हैं उसमें से आ जाते हैं जो तुम्हें बताऊंगी। तो अभी तक जो मेरा मेन फोकस है कि एटलीस्ट तुम्हें इतनी आ जाए, इतनी आने के बाद में उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई इतना आ गया, तो उसके बाद में जो आगे का थोड़ा टफ पार्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि वो एक पता करने के लिए है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट तो होता ही है। जितना तुमको उसको अगर तुम 100% कवर करने की कोशिश करो किसी सिलेबस को और तुमसे वो ना हो, तो हम एटलीस्ट 60-70% तक पहुंच जाए। और 60-70% हम एक बार रिवाइज कर लें, 2 बार रिवाइज कर लें, ढंग से आने लग जाए तो हम 80-90 वाले को अप्रोच कर सकते हैं। ये थोड़ा सा टफ पार्ट हो जाता है लेकिन हम सारा कुछ करने के चक्कर में हम 60-70% भी छोड़ दें, ये नहीं करना। तो इसको इस तरीके करना कि भाई ये सारा नहीं आने वाला, समझ में भी नहीं आएगा, थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो लेकिन इतना होगा कि मैं 60% बायोस्टैट्स का जो ये इस बुक के अकॉर्डिंग है, तो और किसी बुक से उठाओगे और भी कुछ उठाओगे तो बहुत ज़्यादा सामान है, इतना समझ आए बस, ताकि मेरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। और प्रैक्टिकल यूज में भी बेसिक कानों में जो वर्ड्स जाएंगे तुमको नए नहीं लगेंगे, कहीं सुनोगे तो नए नहीं लगेंगे, बस तुमको ऐसा लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। दिखने लगा? ओके, 2 मिनट वेट करो, ये लोड हो जाता है और दोबारा लोड होता है। ये शायद ड्राइव से सीधा जुड़ा हुआ ना, नीचे वाला लोड होता है। अब इसमें क्या किया है, हाँ चलो खुल गया। इसको ऐसे समझते हैं अब जो वर्ड सारा मैं यूज कर रही हूँ, डेटा ऐसे करते हैं वैसे करते हैं तो उसमें डेटा हमारे लिए है क्या, तो हम थोड़ा सा जो हमारे सिलेबस में वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं, हमारा सिलेबस भी देखेंगे तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कुछ ये एक जैसे ये जो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये लगभग शायद अज्यूम कर लिया था, इतना तो पता ही होगा। और एक चैप्टर में या एक आधा चैप्टर स्टार्टिंग में किसी बुक में दिया होता है इसके बारे में छोटा सा बना के, लेकिन मुझे लगता है कि हमको पहले ये पता हो बहुत अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़े तो तुमको थोड़ा सा और क्लियर आइडिया होता है। तो ज्यादातर बुक्स में कईयों में ये स्टार्टिंग में दिए ही नहीं हुआ ऐसे करके, लेकिन इसमें थोड़ा हम इसको फाइनल मत मानना। जैसे कि डेटा है क्या, मतलब एक बाय डेफिनेशन क्या है, फिर इसके जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके कुछ टाइप्स, ऐसे करके कैरेक्टरिस्टिक क्या, हमको जो डेटा चाहिए वो एक्यूरेट हो, वैलिड हो, प्रिसाइज हो, रिलायबल हो। जो हम पेशेंट का जो डेटा लेंगे क्या लेंगे, तो हम जो पहले का टेस्ट करवा रहे हैं, बाद का टेस्ट करवा रहे हैं, वो क्या है, हमारे लिए डेटा है, हमारे लिए वो डेटा है एक तरीके से। और भी कुछ डेटा हो सकता है अकॉर्डिंग टू अपना रिसर्च क्वेश्चन, हमारा रिसर्च जो डिज़ाइन है, हम किस तरीके का
मतलब उसमें से सामान ले रहे हैं। अब हम जब क्लिनिकल मोस्टली चीज़ें हमारे वाली लाइन के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल्स ही कर रहे हैं, और क्लिनिकल ट्रायल में भी कौन से वाला कर रहे हैं हम, उसमें फर्स्ट स्टेज वाला नहीं कर रहे जिसमें ड्रग प्रूविंग हो रही थी, या प्री क्लिनिकल वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने कॉलेज के अंदर लगभग कौन सा स्टेज कर रहे हैं, जो सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज भी नहीं कर रहे हैं। फोर्थ स्टेज क्या होता है, जो मास लेवल पे जाके सबको बता दे, मतलब उस पर ट्रायल किया जाता है। तो हम सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज वाला कर रहे हैं, जिसमें हम उसका थेरेपेटिक यूज चेक कर रहे हैं, या तो कोई नई ड्रग का कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी हमारे पास जो ड्रग्स थी उसका हम रिकन्फर्मेशन वैलिडेशन करने के लिए कि हाँ ये काम कर रही है, इसी तरीके से काम कर रही है, या उसका कुछ नया एंगल लेने के लिए जो हम पढ़ के आए थे उसके अंदर सब चीजें। तो सेकंड और जो थर्ड स्टेज वाली थी हम वो कर रहे हैं, और उसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं हम उस पर कर रहे हैं, मैक्सिमम हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमारा डेटा क्या है, जो पेशेंट से रिलेटेड जो भी हम डिजीज लेके गए हैं, अब उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि अगर हम उसके अंदर हो सकता है हम साइकोलॉजिकली भी चेक कर रहे हो किसी मेडिसिन का, भाई उसका मेंटल सिम्टम्स भी तो है, तो मेंटल सिम्टम्स को चेक करने के लिए हमको उसका क्वेश्चनर बना रहे हैं कि पहले उसको कितना था, उसको कितना है फिजिकली। मतलब उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं, उसका ब्लड कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, वो पहले की और बाद की, तो बहुत कुछ है ऐसा। तो वहां से हमारा सा कुछ नंबर फॉर्म में हम उसका कुछ ना कुछ निकाल रहे होंगे समथिंग। वैसे हम क्या करते हैं, उसका फीवर भी चेक कर रहे हो, तो उसका ब्लड प्रेशर, उसका शुगर, उसका कितना कुछ चेक कर रहे हैं। हमारे केस टेकिंग के अंदर कितना उसमें तुम देखोगे तो कहाँ कहाँ तुम उसको एक नंबर फॉर्म में लिख रहे हो, टेम्परेचर वगैरह सब उसमें सब लिखा जा रहा है उसके अंदर। तो वो भी एक तरीके का डेटा है। तो जनरल तो हम देखना कि भाई जो हम कि हमारी केस टेकिंग का जो परफॉर्मा होता है उसके अंदर जनरली मैथ्स मतलब एक तरीके से नंबर लिखे कहाँ कहाँ जाते हैं, और जहां जहां नंबर लिखा जा रहा है वहां पे स्टैट्स लग जाएगी एक तरीके से, ठीक है। अब सब जगह नहीं लगानी है, मतलब एक तरीके से बतानी है कि कहाँ कहाँ लग सकती है स्कोप एक तरीके से, और वो डेटा किस तरीके से होता है, मतलब वो डेटा हमको सही चाहिए ना, एक्यूरेट चाहिए, वैलिड चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, रिलायबल चाहिए। टाइप क्या है, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी डेटा, हमने खुद लिया या किसी और से लिया, वो तुमको बताया था। और भी होते हैं क्वालिटेटिव के हिसाब से, क्वांटिटेटिव के हिसाब से, किस तरीके का है क्वालिटेटिव, मतलब जैसे कि जो अपने मेंटल सिम्टम्स की बात करी है, क्वालिटी उसकी थर्स्ट की जैसे कि हम बोलते हैं, या किसी और चीज की क्वालिटी की हम क्वालिटेटिव जो हम उसे गुण उसके निकाल रहे हैं वो वाला डेटा है, तो उसका अलग तरीके से तरीका है। और अगर क्वांटिटेटिव है जैसे कि जिसमें नंबर है, क्योंकि क्वांटिटी नंबर नाप रहे हैं, उसका हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, बीपी नाप रहे हैं, ये सब उसका क्या होगा, ये उसका क्वांटिटी वाला मामला होगा। तो इस तरीके से होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो ये क्लासिफिकेशन उसका सोर्सेज के हिसाब से, वैसे उसका अदर टाइप के हिसाब से कि वो डेटा के अंदर है क्या। अब मतलब एक तरीके से इसका मतलब हो गया कुछ तो उसके टाइप्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसको इकट्ठा कैसे करते हैं, सिलेक्ट करने का जो डेटा को कलेक्ट करना है कहाँ कहाँ से, तो उसकी क्या सिलेक्शन के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा। जैसे सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डेटा कलेक्शन, ये कि भाई मेरे को डेटा किस तरीके से इकट्ठा करना चाहिए, मतलब जो कलेक्ट कैसा करना चाहिए। तो जैसे किस तरीके से, जिसमें क्वेश्चन पूछना है, इंटरव्यू पूछना है, करना है, या फोकस ग्रुप होता है, जैसे पढ़ाया था तुमको मैंने पहले कि भाई एक तरीके के लोगों को इकट्ठा करके डिस्कशन करना है। एक दो टेक्निक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या कोई नोट्स हैं कुछ फील्ड नोट्स में कहीं जाके तुम उससे सवाल जवाब कर रहे हो, या वहां से डेटा इकट्ठा कर रहे हो। तो ये किस तरीके से तुम्हारे वाली स्टडी में चलेगा, लेकिन ये किस तरीके से चलेगा, ये सिलेक्ट कैसे करोगे, तुम्हारी उसकी अकॉर्डिंग जो तुम्हारा नेचर है स्टडी का, उसका स्कोप क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या है इंक्वायरी के, कहाँ कौन कितना फंड्स अवेलेबल है, टाइम कितना तुम्हारे पास, और कितना प्रिसीजन तुम्हें चाहिए। तो ये सब के अकॉर्डिंग एक तरीके से तुम इनमें से कुछ ना कुछ सिलेक्ट करोगे, और फिर उसके अकॉर्डिंग डेटा करना, सवाल पूछना शुरू करोगे। अब सोर्सेज ऑफ डेटा भी कहा था कि कहाँ कहाँ से लिया जाता है एक तरीके से। तो हम जो मोस्टली अपने मेडिकल साइंस में होता है वो जैसे एक्सपेरिमेंट से, सर्वे से, या रिकॉर्ड से, जो मेडिकल रिकॉर्ड जैसे कि उसने पूछा पुराने वाले रिकॉर्ड्स और हमारे पास नए वाले रिकॉर्ड्स, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स वो भी होते हैं, या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो लैब में कर रहे हैं, या वो सर्वे कर रहे हैं समथिंग। ये भी कुछ और तरीके होते हैं जर्नल के लिए। ये मेनली इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ निकाले हुए हैं। तो सेम थिंग कईयों में ये, कई बुक्स में ये मिला, मुझे यही मिला, मैक्सिमम चीज़ें ये 3-4 पॉइंट से ही मिले कि हमारे मेडिकल साइंस में यही होते हैं तरीके। अब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, डेटा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स और भी हैं, और सम उसको कलेक्ट करने का क्या क्राइटेरिया, कलेक्शन मेथड्स का, उसका सोर्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अब उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि जो प्रेजेंट करने का बताया था कि प्रेजेंट कैसे करते हैं, बाद में जब वो सारा डेटा आ गया, समथिंग उसको कैलकुलेट कर लिया, तो उसको टेबल बनाते हैं। एक जैसे टेबल बनाया, जैसे कई बार मैंने तुमको अब लिख के भी दिया था,
जैसे कि मैं भी तुमको कोई समझा रही हूँ तो लास्ट में क्या बताया, पहले तुमको ऐसा जैसे कि ये चार्ट बना दिया, ये प्रेजेंट करने का तरीका है, ये भी तुमको मैं एक चार्ट फॉर्म में वो चीज़ समझा रही हूँ। अब ग्राफ बनाऊँ किसी तरीके से, चार्ट क्या है ग्राफ क्या है ये भी पढ़ेंगे ऐसे करके, और उसके बाद में ड्रॉ करना समथिंग, टेबल बनाना, टेबल बना के किसी को, जैसे तुमको मैंने टेबल बना के दिया था एक वो वाला स्टडी डिजाइन का कि भाई प्री क्लिनिकल, फिर क्लिनिकल, क्लिनिकल के वाली, और उसके बाद में अगर वो तुमको याद है कि भाई सारी हमने एक्सप्लोर वाली, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंट वाली, ऐसे करके तुमको एक तरीके से उसका टेबल बना के दे दिया था मैंने ऐसे करके। तो वो अलग अलग तरीका उसको दिखाने का। फिर क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, उसके अकॉर्डिंग, उस डेटा के अकॉर्डिंग भी उसको मतलब दिखाने का तरीका होता है। जैसे कि क्वांटिटेटिव वाले का हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगोनल, ये फ्रीक्वेंसी का, ये उनके टाइप्स हैं, ये है एक तरीके के तुमको वो डायग्राम से समझ लो एक तरीके से, ये होते हैं। अब इनमें क्या फर्क होता है ये डेप्थ में पढ़ेंगे, पर है ये ऐसे क्वालिटेटिव होगा तो उसको उसमें ये होता है, मैप होता है, पिक्टोग्राम होता है, पाइग्राम होता है, बार डायग्राम होता है, ऐसे करके ये इसका क्वालिटेटिव का। और ये ही पढ़ना है हमने ध्यान से, क्वेश्चंस तुमको इसी भी आए होंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कैसे करते हैं, तो तुमको ज्यादातर क्वेश्चंस ये कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करते हैं ये क्वेश्चन है एक तरीके से। अब उसका क्या मतलब जो हम कर रहे हैं मोस्टली एक चीज और करते हैं, प्रोसेसिंग कैसे करते हैं उस डेटा की, ये भी एक वर्ड है। प्रोसेसिंग क्या मतलब है, उसकी एडिटिंग, कोडिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये जब करेंगे प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में, तो देयर इज समथिंग लाइक दिस कि उसका कुछ प्रोसेसिंग भी है डेटा का, ये होगा। तो ये कैसे कहते हैं। और हम जो उसके बाद में क्या कर रहे हैं, डेटा को मैनेज करना, एक जो वर्ड है तुम्हारे को सिलेबस में भी दिखने को मिलेगा, डेटा कलेक्शन, डेटा मैनेजमेंट, समथिंग ऐसे वर्ड्स उसमें सिलेबस में लिखे हुए हैं, बुक में लिखे हुए हैं। तो अब मैनेजमेंट मतलब क्या है, मैनेजमेंट मतलब तुम्हारे पास, तुमने देखा कि मेरी वाली स्टडी के अंदर डेटा है क्या, और डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, या किस टाइप का डेटा, कैसे उसको कलेक्ट कर रही हूँ, फिर कलेक्ट करने के बाद कहाँ कौन से सोर्स से आ रहा है, कहाँ से कर रही हूँ, उसको मैं प्रेजेंट करूंगी तो फिर किस तरीके से करूंगी समथिंग। तो समथिंग ये है कि उसका मतलब ये ऑलमोस्ट इसमें से ही कुछ चीज़ों को, पॉइंट को भी बोला जाता है, और कई बुक्स में अलग को भी बोला गया कि ये प्लानिंग या डिजाइन करना उस डेटा, ये सारा कुछ हम क्या कर रहे हैं, उसका समथिंग उसकी संभाल रहे हैं एक तरीके से उसको, कि भाई मेरे पास कागजों ग्रुप में ये कैसे से रहेगा। तो ये डिसाइड कैसे होगा कि भाई अपना डेटा तुम कैसे से रखोगे। जैसे कि तुम्हारी वाली स्टडी में बीपी, शुगर, ये सब कुछ पूछा भी जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है तुम सिर्फ उस पे कर रहे हो, पीसीओडी पे कर रहे हो, तो तुमको तो सिर्फ अल्ट्रासाउंड चाहिए, तुम इधर वाला कुछ देख ही नहीं रहे हो, तो तुम्हारी वाली अंदर जो डेटा आएगा उसमें सिर्फ ये जाएगा कि पीसीओडी का जो तुम्हारा साइज या नंबर है वो ही एक तरीके से पहले और बाद में देखा जाएगा ऐसे करके। तो डिपेंड्स होगा कैसा तुम्हारा प्लान और डिजाइन के हिसाब से, फिर कैसे कलेक्ट कर रहे हो, फिर उसका आगे क्या क्रिएट कर रहे हो, फिर बाद में उसका एनालिसिस करोगे, उसको स्टोर कैसे करना है, मतलब जैसे जो तुम्हारे पास पहले जो रिपोर्ट्स होंगी वो तुम कैसे संभाल के रख रहे हो, मतलब समथिंग लाइक सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, या कैसे भी उस तरीके का मैनेज कैसे करोगे कितना सेफ्टी में रखोगे, किसी को नहीं पता, वो रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं होती, कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी होती है। इवेल्युएट करोगे, शेयर कैसे, किसी और को कैसे बताना है कि नहीं बताना, या बाद में रीयूज करना है, या असेस किसका रहेगा उस पर। दिस इज वेरी ब्रॉड टर्म है कि भाई ये पॉइंट्स हो सकते हैं, उसमें सारे लग रहे हैं हमारे पे, कई स्पेशल्स में सारे पॉइंट्स लगते हैं, कई लोग मतलब ठीक है, मतलब मोटे मोटे तौर पे ऐसे मैनेज हो रहा है। तो समथिंग इज लाइक कि भाई अब हमने ये लगभग ये वर्ड्स तो पढ़ लिए, प्लानिंग, डिजाइनिंग, या कलेक्ट कैसे कर रहे हो, या एनालिसिस, जो हम मेन सारी कहानी से देखा जाए तो मुद्दा तो ये हम उसके एनालिसिस पे ही कर रहे हैं। समथिंग कि हम उसका सारा डेटा का एनालिसिस करके ही तो बता रहे हैं कि भाई पहले और बाद में क्या फर्क था उसके अंदर, और क्या कुछ हमें मिला। तो ऑलमोस्ट जो कहानी का ज्यादा सेंटर पॉइंट ये होता है, ये एनालिसिस। अब एनालिसिस उस डेटा का कैसे करते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो समथिंग इज लाइक पहले एनालिसिस का, कि एनालिसिस कितने तरीके का होता है, एनालिसिस है क्या, और कितने टाइप्स हैं। टाइप जैसे 2 टाइप है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल, ठीक है। ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव वाला क्या है, इन्फ्रेंशियल वाला क्या है। डिस्क्रिप्टिव मतलब जो ऑलरेडी है उसको बस डिस्क्राइब कर रहा है, इन्फ्रेंशियल मतलब उससे कुछ और समझने की कोशिश कर रहा है, जो डेटा है उससे आगे कोई और तुक्का लगाया जा रहा है। ये जब करेंगे तब उसका और समझ में आएगा, देयर इज समथिंग लाइक दिस। अब डिस्क्रिप्टिव वाला से 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, या मोर देन 2 वेरिएबल बोलते हैं, मतलब उसमें कोई एक ही चीज पता करेगी, या 2 चीजें पता करी गई, या 2 से ज्यादा चीजें
पता करी गई। तो समथिंग इज लाइक दैट, समथिंग ये उस प्रिसाइज एग्जाम्पल से जाके ज़्यादा समझ में आएगा। और जो अभी तक तुमको मैंने उस जो इंडेक्स दिखाया था उसमें कुछ वर्ड्स यूज हो रहे थे कि भाई एनालिसिस है, उसमें हम क्या कर रहे थे, कुछ पता कर रहे थे उसका, उसे हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो चैप्टर का सेकंड थर्ड चैप्टर का नाम भी था शायद। उसमें हम मीन, मीडियन या मोड, ये चीजें हैं, उसका एवरेज निकालने का तरीका बता रही थी जो मेथड की 5 + 10^2। तो अलग अलग तरीके का एक एवरेज सा निकलता है, जैसे स्टैटिकल एवरेज वगैरह कहते हैं कि इस तरीके की एवरेजेस होती है। फिर वो कैसा फैला हुआ है, जैसे तुमको बताया था कि भाई डेटा कैसे फैला हुआ है स्केल पे। तो ये 3-4 तरीके से इसका ऐसे करके कि रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वर्ड्स आगे यूज होते हैं, ये किस तरीके से फैला हुआ होता है। फिर स्क्यूनेस ये मेजर की जाती है। स्क्यूनेस मतलब कहीं तुम्हारा जैसे मैंने बोला था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था कि सारा डेटा लगभग क्या सेंटर में तुम्हारा 70 to 80 के बीच में, लगभग ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों के नंबर इसमें थे। अगर मान लिया कि भाई मैक्सिमम बच्चों के नंबर 90% के पास में थे, तो तुमने देखा कि 0 से लेकर तो 100 के पास में तो जाके ग्राफ बन रहा है कि ज्यादातर बच्चों के 90% है, तो तुम्हारा डेटा एक साइड झुका हुआ है ज्यादातर। वरना लगभग एवरेज के आसपास, जहां तक आधी ज्यादा क्लास में तुम देखोगे तो जैसे कहते हैं कुछ बहुत कमजोर बच्चे होते हैं और कुछ बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं, मैक्सिमम बच्चे एवरेज होते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास में ऐसा हो कि भाई मैक्सिमम बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएं या मैक्सिमम बच्चे डल हो जाएं, तो तुम उसे कहते हैं स्क्यूनेस करना, एक तरीके से कि वो चीज उसका रिप्रेजेंटेशन बड़ा नॉर्मल नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा हो गया समथिंग। उसको कैसे मेजर करते हैं, इतना डेप्थ में ये अपने पास जो लगभग ज्यादा आता है वो ये आता है, ये वाला, ये स्क्यूनेस मेजर करना, ये पता करना चाहिए और ज्यादा डेप्थ में नहीं आता, मतलब उसको एग्जैक्टली समझने की जरूरत नहीं है इसमें मास्टर होने की जरूरत नहीं है। इन चीजों का होता है इतना बताओ। मेजर ऑफ रिलेशनशिप भी होता है समथिंग इसमें कि भाई जो डेटा है वो आपस में कैसे से रिलेटेड है। जैसे कि हम वो देख के आए थे स्टडीज में, डिजाइन में पढ़ के आए थे कि इसमें हम देखते हैं कि भाई एक चीज की वजह से दूसरी चीज पे क्या इफेक्ट आ रहा है। देयर इज समथिंग कि भाई ज्यादा एक्सरसाइज करने से मोटापा, ओबेसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो देयर इज सम रिलेशन इन दैट। इस तरीके के उस रिलेशन को पता करने के कितने तरीके हैं, एक तरीके से वो वाला। अदर मेजर्स भी हैं, और कुछ मेजर ऑफ लोकेशन नाम की चीज होती है, जैसे कि परसेंटाइल या क्वार्टाइल या ये वर्ड ये कोई फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आए हुए हैं तुम्हारे। ये हो गया कि उसका लोकेशन पता करने का कि वो जो डेटा है वो किस लोकेशन पे है जैसे। तो इस तरीके के जो समथिंग ये वर्ड्स तो जो हम पढ़ेंगे कुछ कुछ ऐसा दिखेगा ये। तो अब और भी है, इसको फाइनल 100% फाइनल में इसमें समथिंग मैं कुछ प्लस माइनस सभी करूंगी। मैं ऑल ओवर तुमको एक मोटा मोटा सा आइडिया दे रही थी कि भाई समथिंग इज लाइक दिस, कि भाई ये ऐसा सब कुछ अपने ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, ताकि क्योंकि जो चैप्टर्स हैं किसी भी बुक में किसी भी तरीके से ऐसे नहीं रखे हुए, और मैं कोई वर्ड बोलूंगी तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि भाई इसमें से सब कुछ एक जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुमको जरूरी है वो तुम्हें बता दिया करूंगी कि भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में तो सीधा ये पूछेंगे डेटा कलेक्शन मेथड्स या डेटा मैनेजमेंट क्या होता है। अब उसके लिए तुम्हें पूरा कहानी पता तो हो पहले। तो मान लिया कि पेपर में उसने ये नहीं पूछा कि कैरेक्टरिस्टिक बता दो डेटा के या टाइप बता दो, लेकिन यहां से कुछ शुरू करके ही हम यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पहुंच पाएंगे। तो इसलिए कुछ चीजें समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करेंगे। अगर वो वहां से नहीं करी, सीधा मैंने तुमको ये बता दिया तो ऊपर से जाएगा समथिंग। तो इसलिए इसके अंदर समझने वाला मैटर 1, 2, 3 क्लासेस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, और उसके बाद जब तुम्हारा वो बिल्ड हो गया कि वो चीजें समझ में आ गई, फिर तुमको जो एग्जैक्टली एग्जाम में पूछेगा वो क्वेश्चन तैयार होंगे। फिर मैं कहूंगी हाँ ये क्वेश्चन वाला है, इसको तैयार कर लो और ऐसे करके इसमें लिखना है। फिर तुमको वो चीज रटनी नहीं पड़ेगी एक तरीके से, कि रट के नहीं होगा, वरना ये चीज रटने वाला काम हो जाता है। ठीक है, इसमें अभी तक कुछ समझ आया या नहीं आया समथिंग? कुछ भी मतलब पॉइंट्स तो छोड़ो, जनरली कि भाई डेटा क्या समथिंग, या तुम्हारे दिमाग में कुछ था जो तुमको और क्लियर हुआ, या अभी तक किसी ने महाजन की किताब खोली भी नहीं कोई सवाल नहीं?
चलो ठीक है फिर शुरू करते हैं। महाजन का ही पहला चैप्टर तुम्हें एक बता देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो थोड़ी सी थ्योरी सी है, ऐसे वहाँ से शुरू नहीं करना था, बट क्योंकि एक थ्योरी सी है, तुम्हें खुद पढ़ने की कोशिश करना। ऐसा नहीं है कि मैं महाजन की बुक के अकॉर्डिंग चलूँगी, मैं बहुत सारी बुक्स के अकॉर्डिंग चलूँगी, लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पे आए हैं। जैसे कि इसमें भी जैसे बोलो ना कि थोड़ी सी थ्योरी सी होती है, तो जो थ्योरी है वो तुम इधर उधर बुक से भटकोगे, इससे अच्छा एक बुक पे टिक जाओ, मतलब बोलोगे यहीं से पढ़ लो ये थ्योरी जो है एक तरीके से। तो जो अब इसके अंदर ऑलमोस्ट जो चीज़ें मैंने तुम्हें बताई है, ये अपने आप पढ़ना, मैं इसको एक एक चीज़ का भी डिफाइन नहीं करूँगी, एक चीज़ में अपने तरीके से मैं डिफाइन करूँगी। इसमें तुम्हें बता दिया कि ये वाला जो चैप्टर है ये पढ़ लेना। इसके अंदर इसमें लगभग उसने वही वर्ड बताए हैं कि वही स्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, फिर बायोस्टैटिस्टिक्स क्या चीज़ है, उसके अंदर मेडिसिन के अंदर क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव वर्ड्स क्या है, या कुछ वेरिएशन वर्ड्स जो यूज़ होता है, साइंस ऑफ वेरिएशन क्या है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्या है, इस तरीके के कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं। ये एग्जाम में एग्जैक्टली पहला क्वेश्चन ही कई बार ये होता है कि बायोस्टैटिस्टिक्स, रोल ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स इन मेडिसिन, या व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स, सीधा एक तरीके से। ठीक है, तो एग्जैक्टली व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स वो धीरे धीरे डेवलप करके तुम्हें समझ आऊंगी। थ्योरी पढ़ने के लिए ये 2-3 पेजेस पढ़ लेना, फिर एप्लीकेशन ऑफ एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स ये कैसे लग रहा है, तो तुमको ऑलमोस्ट मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, उसमें से कुछ ना कुछ तुम कनेक्ट कर लोगे। और ये तुमको ये कि भाई इसके अंदर फार्मेसी में कैसे यूज होती है, जैसे कि फिजियोलॉजी एंड कैसे है, फार्माकोलॉजी में कैसे, मेडिसिन में कैसे है, कम्युनिटी मेडिसिन में, पब्लिक हेल्थ के अंदर कहाँ यूज हो रही है एक तरीके से। फिर इसका है कि एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स एज फिगर्स, उसके अंदर जैसे कि किसी की बर्थ, जैसे डेथ या सिकनेस या ऐसे, तो अब जैसे कोविड के अंदर कितना हुआ था, कितना डेटा कट किया था कि पर डे कितनी डेथ्स हो रही है उसकी वजह से, जो अब नए केसेस कितने आ रहे हैं, उसके बाद में नए केसेस आने की और उनमें से डेथ होने के बीच का टाइम पीरियड कितना है। मतलब मान लिया किसी को हो गया तो उसको एक दिन में डेथ होने वाली, मतलब मान लिया कि 10,000 लोगों को नया केस आया, अब वो 10,000 लोगों का अगले नेक्स्ट 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में 10,000 में से कितने लोग मरे। और उसके बाद देखा कि हफ्ते बाद रिकवर कितने करे समथिंग, तो तुम देख रहे हो कि उसमें से तुम देख रहे हो उसका एक तरीके से एक तरीके से उसका नंबर देख रहे हो कि भाई कैसे कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज का होता है। और उसमें से फिर हम बाद में देखते थे कि उसमें से मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एज कितना था, छोटे बच्चों की डेथ ज्यादा हुई, बड़ों मतलब एज की हुई, तो इस तरीके से मुझसे बहुत कुछ पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहे हैं उसके अंदर, स्कोप क्या है, समथिंग कुछ वर्ड्स हैं, ये पढ़ लेना, इसको प्रैक्टिकली देखोगे तभी पता चलेगा, पर कंप्लीट करने के लिए कि ये वर्ड्स जनरल हैं, पैरामीटर्स वगैरह। और फिर ये जो वर्ड्स मीन, डेफिनेशन, वेरिएशन, ये इसके कुछ सिंबल्स हैं एक तरीके से कि भाई इसके ये सिंबल्स यूज होते हैं, तो इसको अगर यहाँ ऐसा कुछ वर्ड ये लिखा होगा कहीं पे, तो ये इसका मतलब प्रोपोर्शन है, ऐसे करके मीन होगा तो ये एक्स के ऊपर बार लिखा होगा, और वो भी सैंपल के लिए, पॉपुलेशन के लिए। ये सैंपल या पॉपुलेशन क्या होता है हम अच्छे से पढ़ेंगे, पर एक जर्नल आंख से निकालना, इसका एब्रीवेशन है ये जर्नल। और ये सोर्सेज एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ये जो तुमको बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट से, सर्वे से है, रिकॉर्ड से है। फिर जो स्टैटिकल डेटा होता है वो क्वालिटेटिव वाला क्या है, क्वांटिटेटिव वाला क्या है, उसमें क्या उसको वेरिएबल क्या बोलते हैं। मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन जो तुमको मैंने बताया है, बहुत ईजी है ये चीजें, बस इसमें टेबुलेशन है या ड्राइंग है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये ऑलमोस्ट जो मैं तुमको बताया लगभग उसी तरीके का अच्छे से मैं तुमको बता दूंगी। लेकिन ये थ्योरी एक बार तुम पहले खुद पढ़ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि एक बार तुम खुद पढ़ लो, एक दो जो शुरू के 1-2 चैप्टर्स हैं, फिर तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा सेट हो जाएगा। मैं तुमको बताऊंगी तुमको और ज्यादा क्लियर होगा एक तरीके से। और इसमें कुछ ये ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, ये रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ देखने की जरूरत है उसके अंदर। ये तुमको ही बताया था कि लास्ट क्लास में मैंने इंट्रो में, ये मैंने तुम्हारे को शायद पिछले बैच वालों को बताया था शायद। तो इस तरीके से जो वर्ड्स है, हेडिंग्स है, और ये हेडिंग्स बड़ी ध्यान से रखना कि भाई इसके अंदर, क्योंकि इसने नंबर नहीं लगा रखा, इसमें बड़ा जैसे टेबुलेशन है, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड फ्रीक्वेंसी, ये कौन सा पॉइंट है, इसका सब पॉइंट है या क्या है। फिर ये इसने यहाँ पे एक नया डॉट लगा दिया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मतलब इस तरीके से इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है कि इसकी जो हेडिंग्स है वो क्या। अब ये आ गया
क्वांटिटेटिव उसका इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से। तो ये ध्यान रखने वाला है कि भाई ये इसकी हेडिंग है, इसकी हेडिंग का ये हेडिंग, ये कंफ्यूज करती है इसमें कई बार। इंडेक्स में दोबारा चेक करना। तो ये सारा का सारा एक बार पढ़ना, इसमें आधा समझ में आएगा, मतलब तुमको 25% ही समझ में आएगा तो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो रूल्स ऑफ मेकिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या, ये कैसे बनेगा इतना। फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम आगे का ये तुमको बताया, जो मैंने बताया था, हिस्टोग्राम होता है, पॉलीगॉन होता है, ये होता है, ये इसको क्या बोलते हैं और इसको कैसे बनाया जाता है, ये प्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो ये सबसे इजी चीजें हैं, सबसे इजी हैं, इसलिए इसको फर्स्ट सेकंड चैप्टर में डाल दिया गया है। तो इसको लाइन डायग्राम बोलते हैं क्योंकि ये लाइन के रूप में है और कुछ डॉट पॉइंट इसको एक पिलर्स के रूप में बनाया गया है हिस्टोग्राम का। और ये ऐसे होता है, वर्टिकली होते हैं, मतलब इस साइड नहीं होता, ऐसे करके बना है ये। तो इसके अंदर ये ऐसे 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 बनाया गया है, ना कि ये ऐसे बनाए गए हैं। इसको ऐसे वाले को जो होता है उसे बार डायग्राम बोलते हैं, जो ऐसे बना है उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। और भी क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ये भी पढ़ेंगे डेप्थ में पर ये बहुत बेसिक्स है, शायद तुमने पहले कभी पढ़े भी हो। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, जैसे तुमको बताया कि भाई ऐसा करके ग्राफ बनेगा, जैसे तुमको बताया मैंने कि भाई कोई भी चीज का तुम बनाओगे, एक स्केल बनाओगे तो समथिंग ये ऐसे करके एक पहाड़ सा बन जाएगा जिसकी सेंटर में ज्यादा सामान होगा और किनारों में कम होगा। तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी चीज के बार बार होने का चांसेस, मतलब फ्रीक्वेंसी अपने वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमने हमारी क्लास के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले बच्चे कौन से एरिया के थे, 70 to 80 वाले में सबसे ज्यादा मैक्सिमम बच्चों के नंबर उसमें आए थे। तो हमारे पास जो ये वाला एरिया होता वो 70 से 80 के बीच वाला होता। ये कहाँ यूज होने वाला प्रैक्टिकली, उसके एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं एक तरीके से। जैसे ये हाइट के लिए यूज किया गया कि 1000 लोगों की अगर हाइट नापी गई तो एवरेज हाइट इतनी थी। ये चीज इस तरीके से हमें ये देख के पता चल जाएगा कि एवरेज मतलब ये है मैक्सिमम लोगों का, ऐसे करके। तो 155 से लेकर 165 के बीच में ज्यादातर लोगों का निकला, हाइट निकला एक तरीके से 1000 लोगों का जब स्टडी किया गया। तो इससे फायदा क्या होगा, मतलब जो लान या ये सब कुछ मैं बोल रही हूँ ये क्यों जरूरी है, फालतू क्यों है, मतलब फालतू क्यों नहीं, जैसे कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों इम्पोर्टेंस है एक तरीके से लास्ट का ग्राफ से अलग अलग तरीके की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसका ये डॉट, जैसे कि ये बोला कि ये एक लाइन लगाइए, डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड था उसके बीच में से निकल गई है डाइट। अब ये कोई डेटा बढ़ते की तरफ है, जैसे बोला कि ये जो डेटा, इसका समझ लो स्कैटर डायग्राम का एग्जांपल, जैसे कि भाई पर डे कितने निकल रहे हैं, पर डे वो कितने केसेस आ रहे हैं। तो बोले कि भाई 1 बजे इतनी आए, 2 बजे इतनी आए, 3 बजे इतनी आए, ऐसे करके निकलते निकलते पता चला कि भाई ये तो बढ़ रहे हैं केसेस। तो ऐसा ग्राफ बनता है उस बढ़ते वाले ये घटते वाले का कोई ग्राफ ऐसे करके कि भाई पहले तो बहुत आए, फिर अब दूसरे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन केसेस कम आ रहे हैं। तो देयर इज समथिंग बहुत इंपॉर्टेंट इन चीज की, इसके बारे में। और ये एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, एक बार तुम खुद पढ़ लो ताकि मैं जब बताऊं तुमको और अच्छे से समझ में आए। वरना अभी जो मैंने इतना कुछ बताया है उसमें से तुमको 25% आया होगा और फिर लगेगा स्ट्रगल होता है दिमाग में, और ईज हो जाएगा तुमको एक आधी बार पढ़ने के बाद। और इससे स्टार्टिंग में 2-3 लेक्चर स्टार्टिंग में उसी पे थोड़ा सा है, उसके बाद नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुमने थ्योरी बिल्कुल टच नहीं करी और सिर्फ मेरी बातों पे सुन के छोड़ दिया तो स्ट्रगल करोगे, एंड तक स्ट्रगल करोगे उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए मेरे ये चैप्टर्स देखना जरूर। अब जैसे मैंने बोला था कि भाई टेढ़ा सा जो बनेगा उसे कहते हैं बार वाला, ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा, स्केल है। तो इस साइड ये नंबरिंग है, इस साइड नंबरिंग है, ये देखो ये नंबर ये लिखे हुए और यहाँ पे ये नंबर लिखे गए, तो इसको स्केलिंग बोलते हैं। स्केल किया गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे बोला एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसके ऊपर ये कुछ लिखा गया है समथिंग। तो हम ऑलरेडी चीजें ऐसे बहुत सारी देखते हैं, बस उसको एक पॉइंट के रूप में इकट्ठा करके, हाँ ये पॉइंट्स में अच्छा ऐसा कुछ होता था समथिंग। तो ये एंड तक ये है पाईग्राम, ये तुमने बहुत बार देखा है, बहुत कॉमन चीजें हैं हम डेली लाइफ में देख रहे हो। और वो डेटा अगर ग्राफ्स के रूप में, ऐसे डायग्राम्स के रूप में हमारा डेटा समझा दिया जाता है, हम कहीं देखते हैं, सबसे इजी है उसको सबसे जल्दी समझ लेना। इसलिए उसका प्रेजेंटेशन किसी डेटा का सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और आज के टाइम में इवन कि अपने पास जितने भी टीवी पे लेमैन को समझाने के लिए जो डेटा दिखाया जाता है वो ग्राफ्स और इसके रूप में दिखाया जाता है। तो वो न्यूज चैनल वाले भी क्या करते हैं, यही करते हैं, इतने परसेंटेज लोगों में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ,
कुछ नहीं करते वो, कोई एनालिसिस योर टेस्ट पीछे क्या 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 करके वो कहाँ तक लेके आए हैं, कुछ नहीं कभी कोई दिखेगा। रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट शो करने के तरीके हैं। तो रिजल्ट समझ में आया, रिजल्ट तो सीधा वैसे भी हम कागजों में शो कर सकते थे ना कि भाई ये देखो हमारे पास 50 पेशेंट है, जिनका पहले ये ब्लड प्रेशर था, अब उनके बाद ये बाद में ब्लड प्रेशर है, और ये टेस्ट लगाया इसमें इतने परसेंटेज ये इंप्रूव हो चुका है, ये हो गया। लेकिन वो सारा उस कागजों के 10 पेजेस का फायदा क्या, मतलब वो 10 पेजेस पढ़ के मुझे ये दिमाग लगाना पड़ेगा ना कि भाई अच्छा ये पहले ये बाद में, इसके बाद ये हुआ, टेस्ट लगाया, इससे पता चला ये हुआ। अब मैं उसका सारा का जो टेस्ट लगा लास्ट में जो उसका आंसर आया उसको मैंने सिर्फ ग्राफ के रूप में बता दिया कि 11% ये थे, 22% ये थे, 67% ये थे। पूरे 10 पेजों में क्या किया मुझे कोई मतलब नहीं। तो तुमने इसका रिजल्ट इतना यहाँ पे समझा दिया, मेरे को वो देखा ही नहीं मैंने। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और सबसे इजी चीज है, सबसे इजी चीज है इसके अंदर। और ग्राफ के रूप में जैसे मैं तुमको बताया कि कोई चीज प्रेजेंट कर रहे हो तो हम ग्राफ पे कर रहे हैं, ऐसे करके। तो इस शो करने का तरीका, तो जस्ट अभी तुम, कल मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ, कल लेती हूँ तो परसों लेती हूँ, तब तक तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम है कि शुरू के 2 चैप्टर्स को एक बार देख लो। इसमें से बहुत स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं है तुमको अपने दिमाग को, जितना समझ में आए ठीक है, नहीं आए आगे चलते रहना। मतलब वहीं रुकना मत कि ये पैराग्राफ में ये लाइन समझ नहीं आ रही थी, ये क्या लिखा है अभी नहीं आया, छोड़ दो उसको कि नहीं आया समझ में, अंडरलाइन करके छोड़ दो कि भाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक समझ नहीं आया था, बस उसके बाद ठीक है, उसको कुछ नहीं करना। उसका आगे देखो कि आगे क्या पॉइंट है, आगे कुछ समझ में आ रहा है उसके अंदर कि इसमें टाइप्स है, 5 टाइप्स है, एक टाइप समझ नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, कुछ टाइप की चीज है, वो टाइप्स है किस टाइप की, उसके क्यों टाइप्स बने हैं, समथिंग इतना कुछ समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लो बस, और कुछ मत करना। उसके बाद में आगे वाला हमने देखना, उसके बाद देखेंगे। तो ये तुमको एक आइडिया, समथिंग आइडिया दे देगा, और ये काफी जरूरी आइडिया तुम्हारे लिए, ठीक है। अभी तक तुम लोगों ने में से किसी ने पढ़ा है ये, मुझे अभी ये बता दो कि पहले तक किसी ने पढ़ा है, क्योंकि मैंने तुमको ये इंट्रो में बता दिया था दिसंबर में कि भाई ये पढ़ लेना। शायद तुम में से किसी ने पढ़ना अटेम्प्ट शुरू किया हो, क्योंकि अगर उसको कोई दिक्कत आई तो मुझे पहले बता दे कि मैंने पढ़ना अटेम्प्ट किया था और मुझे को क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैं सोल्यूशन भी बता दूं फिर उसका अगले क्लास के अंदर कि भाई इसको ऐसे करना, समथिंग, या नहीं किया किसी ने भी। क्योंकि आज अपने इतना ही डिस्कस करेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है।